हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती क्लासेस धीरज के उपाध्याय। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेलों का संयोजन। आज हम लोग सेलों का संयोजन पढ़ने वाले हैं। 12th क्लास का टॉपिक है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है वो कंप्लेन आ रहा था कि सर समझ में नहीं आ रहा है, इसका एक वीडियो बना दीजिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन जो है वह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन और तीसरा जो है वह होता है मिश्रित क्रम संयोजन। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब ये सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल के ऋण प्लेट को उसके अगले सेल के धन प्लेट से संयोजित किया जाता है, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सेल है और सेलों का ये संयोजन जो है वह श्रेणी क्रम संयोजन है और इस संयोजन में एक बाह्य प्रतिरोध R को भी जोड़ दिया जाता है। इसमें सेलों का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r भी होता है और अब हम इसमें देख रहे हैं कि जो है ये सेल 1 है, सेल 2 है, सेल 3 है और ये सेल n है। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि सेल 1, सेल 2, सेल 3 और सेल 4 जो है और डॉट 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 सेल n जो है वह श्रेणी क्रम में संयोजित है। श्रेणी क्रम का परिभाषा ही है कि सेलों का एक ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल का ऋण प्लेट अगले सेल के धन प्लेट से संयोजित हो, वह सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो सेलों के इस श्रेणी क्रम संयोजन में सबसे पहले हम व्याख्या करेंगे इसके फिगर की व्याख्या करेंगे। और फिगर क्या है कि माना कि n सेल श्रेणी क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में संयोजित है तथा प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है तथा विद्युतवाहक बल तथा प्रत्येक सेल का विद्युतवाहक बल E है। अब हमने देखा कि इसमें n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है तथा प्रत्येक सेल का विद्युतवाहक बल कितना है, E है तथा इस संयोजन से एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R संयोजित है या कैपिटल R जुड़ा हुआ है। सबसे पहले बच्चों हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें ज्ञात क्या करना है। तो हमें सेलों के इस संयोजन से प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। तो सेलों के संयोजन से प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा ओम के नियम को। अर्थात ओम के नियम का आप स्मरण करेंगे और उसके व्यंजक को देखेंगे तो व्यंजक ओम का नियम जो है वो था V बराबर IR और हमें इस सेलों के संयोजन से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। तो जब हम विद्युत धारा का मान अगर ओम के नियम से निकालते हैं तो हमें V और बाई R इक्वल टू I मिलेगा। दैट मीन्स कि हम यूज करेंगे I इक्वल टू V बाई R, लेकिन यहाँ पर क्या है V, यहाँ पर V जो है वह विद्युत वाहक बल है। अर्थात सेल से प्रवाहित होने वाली धारा के लिए हमें E और बटा में R निकालना पड़ेगा। E क्या है, तो E है विद्युत वाहक बल, इस संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल। तो सबसे पहले हम इसी की चर्चा करेंगे कि इस संयोजन में विद्युत वाहक बल का कुल मान कितना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेल का कुल विद्युत वाहक बल। तो सेल का कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा बच्चा, ध्यान देना। तो सेल का कुल विद्युत वाहक बल, एक सेल का जो है विद्युत वाहक बल E है, फिर एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, फिर एक सेल का विद्युत वाहक बल E है और कितने सेलों को जोड़ा गया है, तो n सेलों को जोड़ा गया है। यानी E को कितनी बार जोड़ेंगे,
n बार जोड़ेंगे तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल। तो कुल विद्युत वाहक बल बराबर मिल जाएगा कैपिटल Ne। यानी हम अगर सेल से प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके लिए I बराबर E बटा में R होना चाहिए। E कुल विद्युत वाहक बल, और अब हम कुल विद्युत वाहक बल का मान निकाल चुके हैं कि कुल विद्युत वाहक बल बराबर हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल बराबर Ne। अब बात करेंगे प्रतिरोधों की कि ये प्रतिरोध जो है, कुल प्रतिरोध का मान इसमें क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सेल लिखेंगे, चूंकि एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है तथा n सेलों को किसमें जोड़ा गया बच्चा, तो श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। अतः सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, अतः सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा बच्चा, ध्यान देना। जैसे सेल का विद्युत वाहक बल निकाले तो एक सेल का विद्युत वाहक बल E, दूसरे का भी E, तीसरे का भी E, कितनी बार जोड़ा गया, तो n बार जोड़ा गया, इसको n बार जोड़ देंगे। एकदम समझ लेना है, जितना सेल जोड़ा जाएगा श्रेणी क्रम में उतनी बार E को जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, E प्लस E प्लस E, कितना बार, तो n टाइम्स। तो अब जब इसका टोटल रिजल्ट निकालेंगे कितना हो जाएगा, Ne। अगर इसमें भी किसी को प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं, एक जोड़ एक जोड़ एक जोड़ डॉट 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 10 बार, यानी कि एक को कितना बार जोड़ेंगे, 10 बार जोड़ेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 गुणे 10 बराबर 10। उसी तरह से E जोड़ E n बार, तो क्या हो जाएगा, n गुणे E हो जाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद हम आते हैं आंतरिक प्रतिरोध पर, क्योंकि हमें प्रतिरोध का मान पता होगा तब हम इसके या इस संयोजन से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है तथा n सेलों का श्रेणी क्रम, n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, अतः सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध R प्लस R प्लस डॉट 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 कितनी बार, तो n बार, यानी कि कुल सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, NR हो जाएगा। जस्ट लाइक E plus E n times equal to Ne, same to same R plus R dot 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 n times, then we got NR। ठीक है, लेकिन अब इस संयोजन के कुल आंतरिक प्रतिरोध की बात करेंगे तो अब हम नोट करेंगे सेलों के इस संयोजन का कुल प्रतिरोध। तो बच्चा अब सेलों का संयोजन जो है ये हुआ है और इसका कुल प्रतिरोध का बात करेंगे तो कुल आंतरिक प्रतिरोध किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है बाह्यतम प्रतिरोध R के साथ। और किस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि NR और प्लस कैपिटल R, और लिखेंगे चूंकि R बाह्यतम प्रतिरोध है तथा यह आंतरिक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा कि अब हम लोगों ने ज्ञात कर लिया कुल विद्युत वाहक बल और कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध का मान कितना आया, NR और प्लस R। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है इस संयोजन से, इस श्रेणी क्रम संयोजन से, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन से हमें ज्ञात करना है प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान। तो सबसे पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद मैं इस सेल के संयोजन से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान बताऊंगा कि इस संयोजन से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उम्मीद करता हूं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और अब जो है हम इस सेल के संयोजन से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सेल के इस संयोजन से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान अब हम ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं, इसलिए सेलों के श्रेणी क्रम
संयोजन से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। तो सेलो के श्रेणी क्रम संयोजन से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? तो I बराबर हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल और बटा में कुल प्रतिरोध। तो अब देखिए कुल विद्युत वाहक बल कितना मिला था? तो आपको कुल विद्युत वाहक बल मिला था Ne। कुल प्रतिरोध कितना मिला है? कुल प्रतिरोध मिला है Nr और प्लस कैपिटल R। अर्थात ये जो उपरोक्त व्यंजक है, यहाँ पर जो हमने व्यंजक प्राप्त किया, ये व्यंजक सेलो के श्रेणी क्रम संयोजन से प्रवाहित होने वाली धारा के परिमाण के मान की व्याख्या करता है। अब कुछ नियम और शर्त जो है इस कंडीशन में भी अप्लाई होते हैं, और वो क्या अप्लाई होते हैं? तो आप देख सकते हैं कि ये व्यंजक जो है पूर्णतः निर्भर है, पूर्णतः आश्रित है किस पर? Nr और प्लस R पर। तो अब चर्चा जो करनी है वो Nr और कैपिटल R की करनी है। और Nr क्या है? तो जहां Nr बराबर कुल आंतरिक प्रतिरोध और कैपिटल R क्या है? तो कैपिटल R जो है वह है बाह्य प्रतिरोध। तो आप खुद सोचिए कि क्या यह व्यंजक Nr और प्लस R पर आश्रित है, निर्भर है या नहीं है? तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। अगर 8/4 है और 8/2 है, तो 8 जो है वो 4 पर डिपेंडेबल है या 2 पर डिपेंडेबल है? आप कहेंगे सर ये 4 पर भी डिपेंडेबल है फर्स्ट केस में और ये 2 पर भी डिपेंडेबल है सेकंड केस में, आप बोलेंगे ना। तो आप देखिए कैसे इसको बता दिए। तो 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, और आप ऐसा करके तुरंत बोलेंगे कि सर अगर हर का मान बड़ा होता है तो जो रिजल्ट मिलता है वो छोटा मिलता है, जो भागफल मिलता है वो छोटा मिलता है। हर का मान छोटा होता है तो जो भागफल मिलता है वो बड़ा मिलता है। आप तुरंत ये बात समझ गए होंगे। सेम टू सेम यहाँ पर भी आप देखेंगे इस व्यंजक में भी कि अगर Nr और प्लस R का मान छोटा हो जाए तो प्रवाहित होने वाली धारा अधिकतम हो जाएगी। अगर Nr प्लस R का मान बड़ा हो जाए तो प्रवाहित होने वाली धारा का मान कम हो जाएगा। लेकिन अब इसमें भी दो केसेस हैं। पहला केस है Nr और दूसरा केस है R, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध जब 0 हो जाए तब क्या होगा, बाह्य प्रतिरोध जब 0 हो जाए तब क्या होगा। क्योंकि प्रतिरोध है और प्रतिरोध का मान अधिकतम भी होता है और न्यूनतम भी होता है। और इन केस यदि R इज लेस देन डॉट डॉट कैपिटल R हो तो क्या होगा। अगर कैपिटल R से स्मॉल r छोटा होता जाए तब क्या होगा। तो आप उपरोक्त व्यंजक में देखिएगा तो I बराबर मिलेगा Ne और बटा में N, और R जो है स्मॉल r वो छोटा है, तो छोटा है तो अब यहाँ पर हम कर देंगे 0 और प्लस कैपिटल R। फाइनली हमें क्या मिल जाएगा Ne और बटा में ये तो 0 हो गया ना और प्लस R। अब क्या मिल गया Ne और बटा में R। फाइनली हमें मिल गया N इंटू E/R। यानी हम इस तरह से देख सकते हैं कि हमें I का जो मान है वो मिला N इंटू और E/R क्या होता है, तो एक सेल से प्रवाहित होने वाली धारा। तो ये क्या हो गया, एक सेल से प्रवाहित होने वाली धारा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख चुके हैं कि I बराबर Ne बटा में Nr प्लस R में यदि R का मान स्मॉल r का मान शून्य हो जाता है, R इज लेस देन कैपिटल R हो जाता है, तो उस स्थिति में प्रवाहित होने वाली धारा का जो मान होता है वह N इंटू एक सेल से प्रवाहित होने वाली धारा का मान प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में जो धारा का परिमाण प्राप्त होता है वह नोटिस करने योग्य होता है। अर्थात ऐसी धारा प्राप्त करने के लिए सेलों का एक ऐसा संयोजन सफल हो जाता है जिसमें आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से अत्यंत छोटा हो। क्योंकि जब अगर आंतरिक प्रतिरोध बाह्यतम प्रतिरोध से छोटा होता है तो प्रवाहित होने वाली धारा का परिमाण बढ़ता जाता है, बड़ा हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो N इंटू एक सेल से प्रवाहित होने वाली धारा। अगर एक सेल जोड़ते हैं तो 1 और गुणे एक सेल से प्रवाहित होने वाली धारा। अगर 2 सेल जोड़ते हैं तो N के जगह पर लिखेंगे 2 और गुणे एक सेल से प्रवाहित होने वाली धारा। अगर 5 सेल जोड़ते हैं तो हो जाएगा 5 और
सेल से प्रवाहित होने वाली धारा का परिमाण बढ़ता जाएगा। अतः एक ऐसे संयोजन का औचित्य है, एक ऐसा संयोजन जो है सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन सफल माना जाता है जिसमें सेलों का आंतरिक प्रतिरोध उसके बाह्य प्रतिरोध से, उसके साथ जुड़े हुए बाह्य प्रतिरोध से कम होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे केस की बात करेंगे कि दूसरे केस में जब कैपिटल आर बड़ा हो जाता है तब क्या यह संयोजन सफल हो पाता है? क्या एक ऐसा श्रेणी क्रम संयोजन सेलों का जिसमें उसका बाह्यतम प्रतिरोध अधिक हो जाता है वह सफल होता है या नहीं होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं दूसरा केस बताता हूं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अब मैं इसका दूसरा केस बताता हूं। दूसरा केस क्या है? तो दूसरा केस है कि जब इसका बाह्यतम प्रतिरोध क्या हो जाए, लेस देन हो जाए, किससे? आंतरिक प्रतिरोध से। तो अब इसका जो है वो नोट हम 2 नंबर देखेंगे कि जब कैपिटल आर इज लेस देन स्मॉल आर हो तो क्या होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जब ये कैपिटल आर जो है वह स्मॉल आर से छोटा हो चुका है तो इस स्थिति में क्या होगा, क्या यहाँ पर रिजल्ट निकलता है। तो सबसे पहले सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन से प्रवाहित होने वाली धारा का परिमाण हम देखेंगे। तो धारा का परिमाण जो है I बराबर NE बटा में NR और प्लस R होता है। अब इसमें हमने देखा कि एक केस ऐसा आया जिसमें ये बाह्यतम प्रतिरोध R जो है वह स्मॉल r से आंतरिक प्रतिरोध से बहुत छोटा हो गया, मतलब इसका मान हो गया 0। अब फाइनली हमें क्या मिला, तो NE बटा में NR मिला। अब ये N से N कैंसिल होगा कि नहीं होगा, कैंसिल कर दिया। अब फाइनली हमें क्या मिला, तो E बटा में R मिला। अब I बराबर हमें मिल गया E बटा में R। अब ध्यान दीजिएगा कि सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन से प्रवाहित होने वाली धारा का कुल परिमाण हमें मिला था I बराबर NE बटा में NR और प्लस R। लेकिन अब यहाँ पर R जब लेस हो जाता है स्मॉल r से तो उस स्थिति में I बराबर E बटा में R मिलता है। और I बराबर E बटा में R को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एक सेल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। ठीक है, अर्थात अब देख रहे हैं कि अब एक सेल से प्रवाहित होने वाली धारा के मान के परिमाण के बराबर ही हमें इस संयोजन के व्यंजक से मान प्राप्त होता है। यानी कि अब हम कितना भी उसमें सेल जोड़ दें और जब बाह्यतम प्रतिरोध 0 होगा तो इस स्थिति में एक ही सेल से धारा प्रवाहित होगी। तो ऐसे संयोजन का कोई औचित्य है? आप बोलेंगे नहीं सर, हम अगर 10-20 भी सेल जोड़ दें और उससे एक ही सेल के बराबर अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो तो ऐसे संयोजन का कोई औचित्य नहीं है। तो आप सही है, बिल्कुल सही है और आप इस टॉपिक को समझ चुके हैं। ठीक है, अब आपको इससे थोड़ा सा लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है और अब आप इसे क्या कहिएगा, तो आप कहिएगा कि सेलों का एक ऐसा श्रेणी क्रम संयोजन, ध्यान से सुनिएगा, सीख करके जाना है। इसको लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिएगा। तो लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करेंगे और क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि सेलों का एक ऐसा श्रेणी क्रम संयोजन जिसमें उसका बाह्यतम प्रतिरोध सबसे कम हो और उसका आंतरिक प्रतिरोध अधिकतम हो। तो इस स्थिति में प्रवाहित होने वाली धारा एक सेल से प्रवाहित होने वाली धारा के बराबर होती है, एक सेल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बराबर होती है। अतः ऐसे संयोजन का कोई औचित्य नहीं है। तो बच्चों, आज हमने देखा सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। आपने कहा सर समझ में नहीं आया, आप एक वीडियो बनाइए इस पर, मैंने ये वीडियो भी बनाया। अब इसका रिस्पॉन्स आपको देना है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, अगर इस टॉपिक में किसी भी पॉइंट पर कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और उसका जवाब जो है हम तुरंत देंगे, एक्टिव रहेंगे, तुरंत देंगे उसका जवाब। आपको जिस पॉइंट पर जो दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक फैला दीजिए। ठीक है, और हाँ, और अंतिम में बस यही कहना चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको जिस टॉपिक पर जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप तुरंत हमें जो है इन्फॉर्मेशन दीजिए कि हाँ सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, और उस टॉपिक पर वीडियो बना करके मैं आपका A to Z जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद, बाय।